नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने भारतीय राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण को पढ़ा था, मार्क्सवादी दृष्टिकोण को पढ़ा था और गांधीवादी दृष्टिकोण को पढ़ा था। तो अगर अभी तक आपने उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोण वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लो, ताकि उन तीनों ही क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके और उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप वो कर सको। आज हम इस पीडीएफ के चौथे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस पीडीएफ में हमने टोटल 15 क्वेश्चन रखे हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है ये भी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर जाने से पहले मैं आपको संविधान शब्द का अर्थ बता दूं। तो संविधान क्या होता है, कोई पूछे आपसे तो क्या बताओगे कि संविधान नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो संविधान क्या है, रूल और रेगुलेशन की एक बुक है जिससे किसी देश को रूल किया जाता है। नियमों और कानूनों का एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान की बात करोगे तो इसके बनने की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से हुई थी। 9 दिसंबर 1946 से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो इस प्रकार से इतना लंबा समय हमारे संविधान को बनने में लगा, तो उसमें कुछ विशेष बातें होंगी तभी इतना लंबे समय लगा है। तो वही विशेष बातें आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की वो क्या विशेषताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। तो जब आप भारतीय संविधान की बात करते हो तो विश्व के सबसे महान संविधानों और विस्तृत संविधानों में से एक है। हमारे संविधान की सबसे बढ़िया विशेषता यह है कि हमने विभिन्न देशों की विशेषताओं को अपने संविधान में अपनाया है। विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद जो उसमें से अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हमने अपने संविधान में डाली हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान ये माना जाता है कि विश्व के संविधान के जो अच्छे तत्व हैं उनसे उधार लेकर बनाया गया है। भारत के संविधान का निर्माण भारत के समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया, इसलिए इसे एक जीवंत दस्तावेज भी कहते हैं, जो उस समय से लेकर इस समय तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की। तो कोई पूछे भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ, तो सबसे पहले एक इंट्रो बता देना संविधान का, ठीक है। संविधान नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है, इससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान की बात करें तो यह है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ऐसे में इतना विस्तृत जो ये संविधान है उसकी पहली विशेषता ये है कि ये लिखित संविधान है। तो संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित होता है, अलिखित होता है। भारत का जो संविधान है वो लिखित दस्तावेज है और इतना विशाल दस्तावेज है जितना कि विश्व में किसी का भी संविधान नहीं है। यानी कि भारत का संविधान विश्व में इतना बड़ा संविधान है कि इतना बड़ा संविधान पूरे विश्व में किसी का भी नहीं है। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थी। यानी कि जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1949 को बनकर जब तैयार हो गया था, तो उस समय भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 470 के आसपास अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि समय के साथ हमारा जो संविधान है उसका विस्तार और भी ज़्यादा हुआ है। भारतीय संविधान में भारत के शासन के तरीके, उसके प्रोसेस, उसके कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान में जितने आर्टिकल हैं उतने किसी भी देश के संविधान में नहीं है भाई। अमेरिका के संविधान की बात करोगे तो केवल 7 ही आर्टिकल हैं वहाँ पर। तो भारत का संविधान की पहली विशेषता क्या हो गई कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता यह है कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों पहलू हैं। देखो, संघात्मक का मतलब क्या होता है, तो जिस देश में आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, दोनों मिलकर शासन चला रही हो, तो हम कहेंगे वो देश फेडरल है। अब देखो, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन पावर किसके पास है, सेंटर के पास। तो जहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा पावर होती है, वो एकात्मक वाले देश होते हैं। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, वो संघात्मक होते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में दोनों हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए भारतीय संविधान को संघात्मक भी कहा जाता है, एकात्मक भी कहा जाता है, लेकिन झुकाव किस तरफ है, एकात्मक की ओर है। यानी कि राज्य सरकारें अपना काम तो कर सकती हैं, लेकिन मेन पावर केंद्र सरकारों के पास है। तो भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें संघीय तत्वों को भी अपनाया गया है, यानी कि फेडरल सिस्टम को भी अपनाया गया है और एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। तो ये संघीय शासन प्रणाली पर आधारित है। सत्ता को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए इसे एकात्मक झुकाव वाला संघ कहते हैं। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। दूसरा, संघात्मक संविधान है, लेकिन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है।
तीसरा विशेषता हमारे संविधान की यह है कि ये देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। सारी सारी सरकारी संस्थाएं, सारे नागरिक इसी के अधीन हैं। यदि कोई कार्य कानून के विपरीत है, संविधान के खिलाफ है, तो वो नियम जो है अमान्य घोषित हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। यानी कि हमारे देश में सबसे सर्वोच्च है संविधान। तो सरकार किसी भी नियम कानून को ऐसे नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। अगर सरकार किसी भी नियम को ऐसे बनाती है जो संविधान के खिलाफ हो, तो ये मान के चलो वो कानून इलीगल हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को स्थगित कर देगा। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने जनता को अधिकार दिए हैं, क्योंकि किसी भी नियम को जनता जब तो मानेगी जब जनता को भी कुछ मिले। तो भारतीय संविधान हमारे नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। हालांकि ओरिजिनली 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस समय ये 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हैं। ये आर्टिकल नंबर 14 से 32 तक में लिखे हुए हैं। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो ये है कि देश की लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जाए। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देता है। तीसरी विशेषता यह है कि ये जनता के अधिकारों का सम्मान करता है और उन्हें मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है। अधिकारों के साथ साथ हमारा जो संविधान है वो लोगों की जिम्मेदारियां भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब हम अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के लिए भी कुछ करें। हालांकि ओरिजिनली जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी, जो हर व्यक्ति को करनी ही पड़ती है। जैसे हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की जो संपत्ति है उसका सम्मान करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, भाईचारों को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। ये हमारी कुछ बेसिक ड्यूटी हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद को कम करना चाहिए। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो हमें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं लिखी थी। आगे चलकर ये जिम्मेदारियां 1976 में जोड़ी गई 42 अमेंडमेंट से, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि भाई अधिकारों का प्रयोग तो कर ही रहे हो तो अपने देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी निभाओ। ये नहीं कि कहीं पे भी आग लगा देते हो, बस में तोड़फोड़ कर देते हो, ऐसा मत करो। तिरंगे झंडे का सम्मान करो, अपने देश के जयकारे लगाओ, अपने देश के प्रति वफादार रहो, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करो। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगली बात यह है हमारे संविधान की कि इसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की बात करोगे तो भाग 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 में है, और ये सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार को इस तरीके से काम करना चाहिए। तो एक अच्छे समाज की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये किसी भी धर्म को, किसी सिंगल धर्म को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है। और इसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की गई है। जहाँ भारतीय संविधान किसी भी धर्म के साथ स्पेशल ट्रीट नहीं करता, वो सभी लोगों को बराबरी का हक देता है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग अपने लिए अलग नियम कानून बना लेते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो हमारे देश में, सभी धर्मों के ऊपर जो संविधान है वो बराबरी से लागू होगा, सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यवहार किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। तो देखो, लचीले का मतलब यह है कि इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहो तो हो सकता है, लेकिन वो चेंज आसानी से नहीं हो सकता, इसलिए इसे कठोर कहते हैं। तो संसद में प्रोसेस बनाया गया पूरा, उस प्रक्रिया का अगर आप पालन करोगे तो संविधान में चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन ये इतनी सरलता से नहीं होंगे, इसलिए इसे कठोर और लचीला दोनों संविधान कहा गया है। क्योंकि देखो, समय और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलाव मांगती हैं। तो बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जिनका आप कोई भी जो है यूज़ नहीं है, और समय के साथ कुछ नए नियमों की भी जरूरत पड़ी है। तो हमारा संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर समय के साथ नए नियमों की जरूरत पड़े तो उसे भी संविधान में शामिल कर लिया जाए, और पुराने नियम जो अप्रासंगिक हो जाएं, जो अब समाज के प्रयोग के लिए ना रहें, तो उन नियमों को हम हटा भी सकते हैं। ये हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान की अगली सबसे विशेषता यह है कि हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है। हमारी जो जुडिशरी है वो सबसे ऊपर है। इवन संसद भी कोई ऐसा कार्य करती है जो संविधान के हिसाब से नहीं है, तो न्यायपालिका उसके मामले में इंटरफेयर कर सकती है। सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट के अधिकार की गारंटी देता है। ये जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करती है। हमारे देश का जो शासन है वो कानून पर आधारित है, कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं है। और हमारा जो संविधान है वो सर्वव्यापक है, यानी कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर है। इसके अलावा हर देश के जो अच्छे अनुभव हैं उनको हमने रखा है। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांस के संविधान से लिए है। तो इस प्रकार से हमारा देश का संविधान विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद बना है।
भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में एकता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, पिछड़े वर्गों को सम्मान देने के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आर्टिकल नंबर 16.4 आप देखोगे तो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। निष्कर्ष ये बनता है कि भारतीय संविधान न केवल भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है, बल्कि ये समाज के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर न्याय भी स्थापित करता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की अगर विशेषता आएगी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 पढ़ सकते हो आप, या चैप्टर नंबर 4 की वीडियो अपलोड है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। उसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं। हम यहाँ 20 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं, जहाँ आप 400 से 450 शब्दों में आंसर जो है वो दोगे। जितनी अच्छी हेडिंग बनाओगे उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ, तो आप क्या करना, सबसे पहले एक सर्कल बना देना, सर्कल में बीच में क्या कर देना, लिख देना भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर बता देना एक विशेषता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके विशेषताएं बता देना। इससे एक पेज भी भर जाएगा आपका और प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे अपने क्वेश्चन को, तो भाई उससे क्या होगा, नंबर भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। कहने वाली बात है कि इग्नू में नंबर नहीं मिलते, बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं, 80, 90 नंबर भी आते हैं अगर आप बढ़िया से आंसर लिखोगे तो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना इसकी 100% है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट करो। तो मौलिक अधिकारों के ऊपर चैप्टर नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर चैप्टर नंबर 6 है, और दोनों चैप्टरों से मिलाकर एक क्वेश्चन बन रहा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताओ। तो देखो, तो चाहे आप मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात करो, चाहे डीपीएसपी की बात करो, ये दोनों संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले हम इनमें प्रकृति के आधार पर अंतर देखते हैं, यानी कि इनका नेचर कैसा है। तो जब आप मौलिक अधिकारों की बात करोगे तो ये नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो मौलिक अधिकार किसको मिले हुए हैं, नागरिकों को। ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को रक्षा करते हैं और राज्य के अत्याचार से बचाते हैं। इसके अलावा अगर व्यक्ति को मौलिक अधिकार ना मिले तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, तो इससे पता चलता है कि न्यायपालिका इसे लागू करवाती है। कोई व्यक्ति सीधे अदालत में जा सकता है अगर किसी के भी मौलिक अधिकार छीने, तो इससे पता चलता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक। तो मौलिक अधिकारों में आप पहला पॉइंट बनाओगे कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ावा देते हैं, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं, हर व्यक्ति की समानता की बढ़ावा देते हैं, और सरकार भी इसके खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए इनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। जबकि आप नीति निर्देशक तत्वों की बात करोगे तो इनकी प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को पावर देते हैं, और सरकार अगर अपने कार्य नहीं करे तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। भाई सिंपल सी बात है, देखो आपके अधिकार आपसे छीने जाएं तो आप कोर्ट जाओगे, लेकिन सरकार ने जो वायदे किए हैं वो पूरे ना करे तो आप कोर्ट जाओगे, बस अगली बार वोट ही तो नहीं दोगे। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये राज्य को सामाजिक मार्गदर्शन देते हैं कि सरकार को नियम बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों के लिए नियम बनाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ये कल्याणकारी योजनाएं ना चलाए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते भाई सरकार हमें फ्री बिजली बिल नहीं दे रही है। आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते जी सरकार हमारे लिए फ्री में बस नहीं चलवा रही है। तो सरकार अगर सोशल वेलफेयर के काम कर रही है तो अच्छी बात है, अगर सरकार नहीं कर रही है सोशल वेलफेयर के काम तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। दिल्ली में 10 साल से पेंशन बंद है, आप कोर्ट थोड़ी जा सकते हो कि भैया हमें पेंशन दिलवा दो। ये तो सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो नहीं ठीक है। तो इससे पता चलता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं आप इसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। तो पहला अंतर क्या हुआ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में? पहला अंतर यह हुआ कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, क्योंकि इसका उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, सरकार भी इसके खिलाफ नहीं जा सकती। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं और अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो बात इसकी हो गई। अब संवैधानिक स्थिति, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 हैं, ये सभी नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, और ये केवल निर्देश देते हैं, ये देश के आदर्शों को बनाए रखते हैं। तो दूसरा अंतर संवैधानिक स्थिति के आधार पर हो गया। पहला अंतर था प्रकृति के आधार पर। प्रकृति कैसी थी, नीति निर्देशक तत्व की सकारात्मक थी, उसकी नकारात्मक थी। संवैधानिक स्थिति में मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तीसरा अंतर लागू करने की न्यायिकता पर होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं। न्यायोचित का मतलब यह है कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करेगी तो भाई न्यायालय बीच में आएगा और जनता का बचाव करेगा। आपातकाल को छोड़कर किसी भी समय में भी लोगों की शक्तियां आप उनसे नहीं छीन सकते, उनके अधिकार आप उनसे नहीं छीन सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं। अगर समाज में इनका उल्लंघन हो रहा है, सरकार ऐसा कोई भी कानून बना रही है जिससे मौलिक अधिकार
आपको घटौती हो रही है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित होते हैं, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। प्रभाव की बात करोगे तो मौलिक अधिकार व्यक्ति और राज्य दोनों को प्रभावित करते हैं, खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं और समाज कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर सरकार गरीबों का उत्थान कर रही है, पर्यावरण संरक्षण कर रही है, समानता को बढ़ावा दे रही है, न्याय को बढ़ावा दे रही है, तो हम कहेंगे सरकार अच्छी है। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों का चौथा अंतर जो है वो इनके प्रभाव के ऊपर है, जिसमें मौलिक अधिकार डायरेक्ट जो है वो जनता को प्रभावित कर रहे हैं और नीति निर्देशक तत्व सरकार को अच्छा या बुरा कहने का मापदंड है। अगला है उदाहरण की बात करें तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सारे लिख सकते हो आप चाहो तो। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे ही कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व हैं कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देगी, महामारियों से जनता की रक्षा करेगी, पर्यावरण को बचाने की बात करेगी, तो ये सब कुछ उदाहरण हैं। प्राथमिकता की बात की जाए तो संविधान में न्यायालय ने संविधान के ऊपर यह आदेश दिया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर भी विवाद होगा वहाँ सरकार मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर देखो सरकार कोई ऐसा काम कर रही है जिसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, जैसे मान लो सरकार सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण देना चाहती है, ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं सभी लोग समान हैं, तो ऐसे में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, यानी कि मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाए या नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा जाए। तो ऐसे में कई बार विवाद होता है और सुप्रीम कोर्ट हर बार अलग अलग डिसीजन देता है। हालांकि मेन बात यह है कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं की प्राथमिकता ज़्यादा है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति केंद्रित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज केंद्रित हैं। ये इनके बीच में मेन अंतर है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताओ, तो आप बस ये ध्यान रखना मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते तो आप कोर्ट नहीं जाओगे, इसलिए गैर न्यायोचित है, वो न्यायोचित है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति इंडिविजुअल है, यानी कि व्यक्तिगत है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सामाजिक है, क्योंकि ये पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता, केवल आपातकाल को छोड़कर। इसके अलावा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर टकराव होगा तो मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता दी जाएगी। ये इतने अंतर आप ध्यान रखना, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है पेपर में और आप जरूर कर दोगे और आपको चीज़ें समझ में आई भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है भाई संसद कानून कैसे बनाती है, यानी कि संसद में जो विधायी प्रक्रिया है उसका वर्णन करना है। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे आ जाए संसद कानून कैसे बनाती है, चाहे क्वेश्चन ऐसा आ जाए संसद में विधायी प्रक्रिया बताओ, यानी कि जब कानून बनता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई। वीडियो को लाइक भी कर देना अगर चीज़ें समझ में आ रही हो, हम अपना 100% दे रहे हैं, और अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ताकि अगली वीडियो में हम सुधार कर सकें। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, संसद में विधायी प्रक्रिया, संसद कानून कैसे बनाती है। चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो जब आप संसद के लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात करोगे इंग्लिश में, और हिंदी में विधायी प्रक्रिया की बात करोगे, तो इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि संसद कानून कैसे बनाती है, संसद संविधान में संशोधन कैसे कर रही है, या किसी कानून को अगर खत्म करना है तो वो कैसे करेगी। तो संसद की विधायी प्रक्रिया में कानून बनाने की शक्ति आ रही है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति आ रही है, अमेंडमेंट करने की शक्ति है, और किसी भी नियम और कानून को खत्म करने की शक्ति है। ये सारी चीज़ें संविधान के आर्टिकल नंबर 107 से 111 के बीच में लिखी है। अब संसद किसी विधेयक को पास कैसे करती है, इसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखो कोई भी कानून बनने से पहले एक विधेयक होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बिल, ठीक है, और बाद में वो क्या बन जाता है, पास होने के बाद एक्ट। तो कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है, बिल होता है, विधेयक होता है। इतनी बात समझ में आई। तो विधेयक क्या होता है, कोई भी कानून बनने से पहले विधेयक होता है, इसे पेश किया जाता है, जब ये विधेयक पास होता है तो इसे एक्ट कह देते हैं। तो विधेयक वो प्रस्ताव है जिसे संसद में पेश करते हैं, और ये विधेयक कई प्रकार के हो सकते हैं। तो एक विधेयक को हम 2 भागों में पहले बांट लेते हैं, एक होता है निजी विधेयक और एक होता है सरकारी विधेयक, ठीक है। सरकारी विधेयक वो होगा जो कोई मंत्री पेश करेगा, संसद में जो भी मंत्री विधेयक को पेश करेगा वो सरकारी विधेयक होगा। और जो बंदे मंत्री नहीं हैं, सांसद हैं सिर्फ, अगर वो विधेयक पेश करते हैं तो वो निजी विधेयक कहलाएंगे। तो सबसे पहले बताओ विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक निजी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्री पेश करता है। निजी विधेयक कौन से होते हैं, निजी विधेयक वो होते हैं जो कोई सदस्य पेश करता है।
और विधेयक क्या है? कोई भी कानून बनने से पहले विधेयक है, जिसे इंग्लिश में बिल कहते हैं। इसके अलावा विधेयक दो प्रकार के और होते हैं, एक होते हैं साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल, और एक होते हैं मनी बिल यानी कि वित्त विधेयक। तो मनी बिल को छोड़कर जो भी विधेयक है वो सारे साधारण विधेयक होते हैं। जैसे मान लो कोई भी नियम कानून बनना है समाज में, वो सारे साधारण विधेयक होंगे, लेकिन धन से संबंधित जो विधेयक होंगे वो सारे वित्त विधेयक होंगे, जिसमें क्या होता है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, टैक्स लगाना होता है, बजट से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मनी बिल में आती हैं। और मनी बिल को छोड़कर जितने भी नियम होंगे, जैसे मान लो उपभोक्ताओं के लिए कोई कानून बनाना है या किसी कानून में परिवर्तन करना है, दहेज प्रथा के लिए कोई कानून बनाना है, ये सब साधारण विधेयक होते हैं। ठीक है भाई। तो वैसे विधेयक जो पेश किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक सरकारी और एक निजी। और प्रकृति के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक साधारण विधेयक और एक वित्त विधेयक। एक विधेयक वो होता है जो संविधान में कोई व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए लाया जाता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत आता है। देखो चीज़ें कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। बाकी मैंने ना, आप चाहो तो चैप्टर नंबर 7 की वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं। तो संसद कानून कैसे बनाती है? तो कानून बनने से पहले बिल होता है, और ये बिल दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी और एक निजी। इसके अलावा एक साधारण बिल होते हैं और एक बिल होते हैं जो बजट से रिलेटेड होते हैं, वो मनी बिल कहलाते हैं। और एक संविधान में चेंज करने के लिए कुछ बिल लाए जाते हैं जो संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कानून बनता कैसे है। तो देखो, संसद में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। हम यहाँ पर साधारण कानून की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मनी बिल की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम साधारण कानून की बात कर रहे हैं कि सपोज डेट हमें दहेज प्रथा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, या फिर हमें जो है मृत्युदंड से संबंधित कोई कानून बनाना है, तो मनी बिल को छोड़कर कोई भी कानून बनाना है। तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और एक राज्यसभा। तो कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है मनी बिल को छोड़कर, क्योंकि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होता है। तो हम यहाँ पर साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो जो विधेयक है वो किसी मंत्री या सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है। जब मंत्री तैयार करता है तो सरकारी विधेयक होता है, और सदस्य तैयार करता है तो ये संसदीय विधेयक होता है। पहला चरण क्या होता है? सबसे पहले चरण में जो ये बिल है लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा, इसे प्रारंभिक पठन या फर्स्ट रीडिंग भी कहते हैं। विधेयक पहली बार लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। इस चरण में ये बताया जाता है कि हम इसे प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका शीर्षक क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि एक विधेयक जो व्यक्ति तैयार करेगा, तो जो व्यक्ति विधेयक को तैयार करेगा, यानी कि बिल को तैयार करेगा, वो ये बताएगा संसद में कि भाई ये कानून क्यों बनना चाहिए, इस कानून के समाज में क्यों जरूरत है, इस कानून का शीर्षक ये होना चाहिए, इस कानून में ये प्रावधान होने चाहिए। बस वो एक इंट्रो देगा, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी, ध्यान रखना। और ऐसे में जो भारत में गैजेट आता है, यानी कि भारत का जो राजपत्र होता है, उसमें छप जाता है ये, और इस प्रकार से पहला पठन क्लियर हो जाता है। यानी कि कानून बनने का जो पहला प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जो कानून बनवाना है वो उससे रिलेटेड बिल लेकर आएगा, और उसमें वो बताएगा कि ये बिल का मेरे टाइटल है, इस बिल की जरूरत समाज में इसलिए है, इसमें ये प्रावधान होंगे। और उसके बाद अगर पीठासीन अधिकारी यानी कि जो स्पीकर लोकसभा में और राज्यसभा में उपसभापति, जो सभापति है जिसे उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, अगर उसने ये बिल को स्वीकार कर लेगा तो गैजेट में छप जाएगा। गैजेट में छपते ही पहला प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है। विधेयक सरकारी और निजी दोनों हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं साधारण विधेयक की, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हो। और जब आप सरकारी विधेयक और जब आप मनी बिल की बात करते हो तो वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है। विधेयक के पहले चरण में क्या होगा? जो बंदा प्रस्तुत करेगा विधेयक को, वो बताएगा भाई मैंने ये बिल इसलिए पेश किया है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये समाज को ज़रूरत है और ये कानून बनना चाहिए। फिर जो संविधान में पीठासीन अधिकारियों की बात की गई है, तो संसद में पीठासीन अधिकारी लोकसभा में होता है स्पीकर और राज्यसभा में होता है सभापति। तो अगर बिल राज्यसभा में पेश किया गया तो सभापति इस बिल को कह देगा कि हाँ भाई चलो इस पर चर्चा करेंगे, और अगर लोकसभा में पेश किया गया है तो स्पीकर कहेगा चलो भाई चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से गैजेट में छप जाएगा, राजपत्र में छप जाएगा, और पहला प्रोसेस पूरा। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? विधेयक पर चर्चा की जाएगी। सभी बंदे अपनी राय रखेंगे, कुछ लोग कहेंगे कानून बनना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं बनना चाहिए, कुछ कहेंगे बनना चाहिए, कुछ चेंज कर दो इसमें थोड़ा बहुत, और इस प्रकार से बहुत तगड़ा विचार विमर्श होगा और एक कमेटी को सौंपा जाएगा। कमेटी प्रवर समिति या स्थायी समिति हो सकती है। कमेटी फिर बिल को देखेगी, फिर वो देखेगी इस बिल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, कहाँ तक सुधारों की गुंजाइश है, और अगर समिति पास कर देगी बिल को तो फिर तीसरे चरण में इसमें क्या होगा? चर्चा होगी, डिबेट होगी, और फिर फाइनली वोटिंग होगी। अगर लोगों ने, संसद में जितने भी लोग हैं उसमें बहुमत ने, यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों ने बिल को पास कर दिया, तो इस प्रकार से बिल एक सदन से पास हो जाएगा। तो मान लो जैसे बिल लोकसभा में पेश हुआ है तो फिर वो लोकसभा से पास हो जाएगा, फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी सेम ही प्रोसेस होएगा, तो दूसरे सदन में जो प्रक्रिया है वो भी सेम ही रहेगी। ठीक है। मान लो लोकसभा से राज्यसभा जाता है बिल, या राज्यसभा से लोकसभा जाता है, तो सेम प्रोसेस होगा। वही सबसे पहले
बिल पेश किया जाएगा, बताया जाएगा भाई क्यों पेश किया जा रहा है, फिर कमेटी को भेजा जाएगा, फिर कमेटी कहेगी कानून बनना चाहिए, फिर डिबेट होगी, डिबेट होने के बाद वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद अगर यहाँ से भी बिल पास हो गया, यानी कि दोनों सदनों से बिल पास हो गया, तो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा वो डायरेक्ट साइन कर देगा और कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देगा और कहेगा भाई देखो इस पर एक बार और सोच लो, ये कानून मेरे को सही नहीं लग रहा है। संसद दोबारा भेज भी सकती है और नहीं भी भेज सकती। तीसरी बात यह है कि जो मनी बिल होंगे उन्हें राष्ट्रपति मना नहीं करेगा, उस पर उसे साइन करने ही पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं। तो राष्ट्रपति ने अगर बिल पास कर दिया तो इस प्रकार से वो कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहले बिल संसद के किसी एक हाउस में पेश होगा, लोकसभा या राज्यसभा में। इससे पास होएगा तो दूसरे हाउस में जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति। इस प्रकार से तीनों प्रोसेस से पार होने के बाद एक बिल कानून बनता है। तो इससे पता चलता है कि कानून की प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। मनी बिल की बात ध्यान रहे वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के में इसकी कोई शक्ति नहीं है। यानी कि मनी बिल को अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा इसे मना नहीं करेगी, उसे हाँ कह के वापस भेज देगी। इसके अलावा मान लो लोकसभा ने कानून कह दिया बनना चाहिए और राज्यसभा ने कहा कानून नहीं बनना चाहिए, तो दोनों में होगी असहमति। तो फिर क्या होगा, जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठाया जाएगा और ये सेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से भारत में संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसका ढांचा बहुत पेचीदा है। इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, क्योंकि इसमें चेंज हो सकते हैं लेकिन ये आसानी से नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीला भी और कठोर भी है। तो अगर क्वेश्चन आया कि भाई इस कानून कैसे बनते हैं, संविधान की विधायी प्रक्रिया बताओ, संसद की विधायी प्रक्रिया बताओ, तो आप बता देना भाई, ये पूरा का पूरा आंसर है। PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे से जुड़ सकते हो। आगे हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की जो चर्चा है वो इस वीडियो के भाग 3 में करेंगे। अब तक 2 भाग हम कवर कर चुके हैं और 6 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगला भाग थोड़ा सा लेंथी होगा जिसमें हम 4 क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना।